तो अमेरिका में आज फैसले की रात है। अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, इसके फैसले की घड़ी आ चुकी है। अमेरिका में फिर से ट्रंप व्हाइट हाउस में जाएंगे या फिर जो बाइडेन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। अमेरिका के 24 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने अगले प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। इनमें से कोरोना की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन उम्मीदवार और जो बाइडेन यानी डेमोक्रेट उम्मीदवार दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन नतीजों से पहले अमेरिका में डर देखा जा रहा है, खौफ देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर फेंसिंग की गई है। शिकागो समेत ज्यादातर इलाकों में दुकानों के बाहर लकड़ी के बोर्ड सिक्योरिटी के तौर पर लगा दिए गए हैं। तो आपको हम बता दें कि लोगों में खासा डर और खौफ है और इस वजह से लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर, क्योंकि ज़्यादातर ग्लास के जो विंडोज़ हैं वो बनी होती हैं तमाम शॉप्स में, मॉल्स में, तो उनको कवर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं वोटिंग एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ हिंसा की आशंका है। और ऐसे में जो शॉपकीपर्स हैं ज़्यादातर वो अपनी दुकानों के बाहर अपने जो शीशे हैं यानी जो विंडो शॉपिंग लोग करते हैं उसमें भी पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। जॉर्ज फ्लॉयड की जिस हालात में मौत हुई थी उसके बाद जिस तरह की हिंसा भड़की थी, नस्लीय हिस्सा, उसको देखते देखते अब जो दुकानदार हैं वो एहतियात बरत रहे हैं। और आप ऊपर देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी 0-0 टैली है। 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, वो धीरे धीरे भरना शुरू होगा। जैसे जैसे नतीजे आने लगेंगे तो ये आंकड़ा जो 0 है ये बदलेगा और रुझान और नतीजे जैसे जैसे आएंगे तो आपको ये सामने बदलते हुए ये 0 बदलता हुआ नज़र आएगा। और कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और 270 मैजिक नंबर है। 269 और 270 अगर हासिल कर लेते हैं तो वो फिर अगला प्रेसिडेंट होता है। जैसे कि पिछली बार हिलेरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो वैसे ही अब देखना होगा कि दोनों में से कौन अगला प्रेसिडेंट बनता है। ये तस्वीरें अमेरिका से आई हैं। प्रेसिडेंट के आवास व्हाइट हाउस के चारों ओर सिक्योरिटी बैरियर लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम अपने कांच के दरवाजों की हिफाजत के लिए तख्ते लगा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले व्हाइट हाउस से लेकर शोरूम तक की ये किलेबंदी आखिर क्यों हो रही है, ये समझने के लिए आपको ये ऑडियो मैसेज सुनने होंगे जो अमेरिका से हमारे दर्शकों ने भेजे। एक बहुत ही भय का माहौल बना हुआ है लोगों के दिमाग में भी क्या होगा मीन्स, और इस तरह से कभी भी अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये अब तक का सबसे हिस्टोरिकल इलेक्शन होने वाला है जो आज तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भयंकर हिंसा की आशंका जताई जा रही है। प्रेसिडेंट के आवास पर अटैक का डर है। बड़े बड़े बाजारों की किलेबंदी हो रही है। यूं लगता है जैसे अमेरिका में चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही वायलेंस का ट्रिगर दब जाएगा। ये शिकागो का डाउनटाउन है, मिशिगन एवेन्यू। आज तक के कभी भी इलेक्शन के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ कि ये जो यहाँ पे ये आप ग्लास फ्रंट डोर बोलते हैं, पूरे ग्लासेस हैं, सारे सिग्नेचर स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और सब जो हैं वुडन प्लैंक से उनको कवर कर रहे हैं बिकॉज उनको चिंता है कि राइट्स ना हो जाएं, और नेशनल गार्ड को भी स्टैंड बाय पे रखा है। अमेरिका के चुनावी इतिहास की पिछली एक सदी में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि नतीजे आने से पहले हिंसा रोकने की तैयारी शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि नतीजे उनके पक्ष में आए या ना आए, वो हार नहीं मानेंगे। मैं आपका राष्ट्रपति सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि मुझसे पहले की सरकार ने बहुत घटिया काम किया था। वो इतना खराब काम कर रहे थे कि मैंने तय किया कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, और वो अच्छे से सरकार चलाते तो मैं चुनाव जीत ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है मैं चुनाव नहीं लड़ता और ना ही जीत पाता? लेकिन उन्होंने तो बहुत ही खराब काम किया। वो पूरी तरह से भ्रष्ट थे। हम आज इतने लंबे संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई करके इसलिए यहां नहीं पहुंचे हैं कि उनके आगे सरेंडर कर देंगे। हम किसी भी कीमत पर पुराने शासन तंत्र के आगे समर्पण नहीं करेंगे।
इसीलिए अब यह सवाल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन कौन बनेगा दुनिया की इकलौती सुपर पावर, अमेरिका का राष्ट्रपति, बल्कि सवाल यह है कि आखिर अमेरिका में पीसफुल इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट को डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की जबान पर यही सवाल है। आज अमेरिका के 25 करोड़ से ज्यादा वोटर इस बात का फैसला कर रहे हैं कि उनका नया प्रेसिडेंट कौन होगा। करीब 10 करोड़ अमेरिकी वोटर्स ने पहले ही मतदान कर दिया है, बाकी आज कर रहे हैं। आज रात तक अमेरिकी वोटर तो अपना फैसला वोट की शक्ल में दे चुका होगा। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट वाले राज्यों के नतीजे तो आने भी लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बात कब क्लियर होगी कि नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, यानी कब आएंगे अमेरिकी चुनाव के पूरे नतीजे। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया बेहद पेचीदा है। अमेरिका में वैसे तो नवंबर महीने के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। मतदान के दिन से पहले लोग पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकते हैं। कोविड-19 के कारण इस बार ड्राइव थ्रू वोट यानी गाड़ी में बैठे बैठे अपना वोट डालने की सुविधा भी दी गई। इन वोटों की गिनती में समय लगता है। 2016 में कुल 3 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले थे, लेकिन इस बार करीब 10 करोड़ अमेरिकन्स ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। जाहिर है इस बार इन वोटों को गिनने में काफी वक्त लगेगा। अमेरिकी चुनाव कोई सेंट्रल एजेंसी कंडक्ट नहीं कराती। हर स्टेट का अपना नियम कानून है। पोस्टल बैलेट गिनने के नियम भी अलग अलग हैं। नतीजा ये कि नतीजे का इंतजार लंबा खिंचने का डर है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव की रात ही ये पता चल जाएगा कि कौन जीता। इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव के नतीजे स्पष्ट होंगे ही नहीं। अब से पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव न तो इतने विवादित रहे और न ही इतने करीबी जितने इस बार का चुनाव है। मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये इशारा करते रहे हैं कि उन्हें एक तो ये पोस्टल बैलेट मंजूर नहीं, उनकी पार्टी पोस्टल बैलेट रद्द करने की मांग लेकर कोर्ट भी जा चुकी है। ट्रंप हारने के बाद चुनाव के नतीजे स्वीकार करेंगे, इसमें भी शक है। ये हमारे देश के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। इससे देश की दशा और दिशा तय होगी। इस चुनाव में या तो हम जीतेंगे या वो, और अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो देश के लिए बहुत भयानक होगा। ये बहुत ही भयानक होगा। इसलिए जाइए और आप सभी वोट कीजिए। हम ये चुनाव जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हम जीत नहीं जा रहे हैं, हम सब जगह जीत रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को पोस्टल बैलेट पर भरोसा नहीं तो जो बाइडेन को ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं। वो अपनी हर सभा में डोनाल्ड ट्रंप पर यह इल्जाम लगाते रहे कि वो झूठे। बाइडेन के मुताबिक डर इस बात का है कि चुनाव के नतीजों को अपने हक में करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए जो बाइडेन की इलेक्शन टीम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका इस वक्त एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। देश के ऐसे हालात तो कभी थे ही नहीं, कम से कम मेरी याद में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा हो। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ये सारी बातें जाने कहां गुम हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कि कल का दिन अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत का दिन है। इस बार के अमेरिकी चुनाव में ऐसा क्या है कि नतीजे आने में देर होने और नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी की आशंका बार बार जताई जा रही है। इसका कारण कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में डाक और ड्राइव थ्रू से हुआ मतदान। फिर इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम भी स्मूथ इलेक्शन की राह में रुड़ा है। अमेरिका के 50 स्टेट में पड़े हर वोट गिने जाने जरूरी है। सभी वोटों की गिनती इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर उस राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट किसी उम्मीदवार को मिलते हैं। यही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़ा पंच है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोट से नहीं होता। अमेरिका में जनता के वोट के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हर राज्य की आबादी के लिहाज से इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या तय होती है। इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 538 वोट हैं। इनमें से 270 वोट पाने वाला ही राष्ट्रपति चुना जाता है। इस चुनाव के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही नहीं है। वो लोगों को भरमा रहे हैं।
उनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि अगर वो आज राज चुनाव नहीं जीत पाए तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर शुरुआत में जिसे लीड मिली है वही चुनाव जीतेगा। ये कानूनी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी संघीय जज इस तर्क को नहीं मंजूर करेगा, फिर चाहे उसे किसी भी राष्ट्रपति या फिर किसी भी पार्टी ने जज बनाया हो। ये सच नहीं है, ये हमारी परंपराओं के हिसाब से भी ठीक नहीं है। कानून तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। अमेरिका में कुछ स्टेट क्लियर कट रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के समर्थक हैं, तो कुछ क्लियर कट डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन की पार्टी के समर्थक हैं। असल मसला फंसता है स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स का, यानी वो राज्य जो किसी भी पार्टी के पाले में जा सकते हैं, जहां मुकाबला कांटे का है। इस बार अमेरिका के ये राज्य तय करेंगे कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे व्हाइट हाउस की रेस। विस्कॉन्सिन जिसके पास इलेक्टोरल कॉलेज के 10 वोट हैं, मिशिगन जिसके पास इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं, पेंसिल्वेनिया के पास 20 तो ओहायो के पास 18 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, नॉर्थ कैरोलिना के पास 15 तो जॉर्जिया के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं, एरिजोना के पास 11 तो फ्लोरिडा के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 29 वोट हैं। मुझे लगता है कि वीकेंड तक नतीजा आ जाएगा। चुनाव के बाद कुछ दिन तो लगेंगे। जिन राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने वोट नहीं भी किए हैं, वहां भी चुनाव के दिन तक वोटों की गिनती नहीं शुरू हो सकती। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में इस बार पहले से ज्यादा वोट डाक से आए हैं। उन वोटों की गिनती करने में भी समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि नतीजा आने में देर लगेगी और हमें इसके लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। That's also going to require patience from us. And we will make America great again. इस बार के राष्ट्रपति चुनाव ने आज से 20 साल पहले के अमेरिकी चुनाव की याद दिला दी है। वर्ष 2000 में ऐसी ही कांटे की टक्कर के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 1 महीने बाद आए थे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी अल्बर्ट गोर से केवल 327 वोट ज्यादा मिले थे, और इसी आधार पर वहां के इलेक्टोरल कॉलेज ने बुश को विजेता घोषित किया था। फ्लोरिडा में उस साल डिम्पल्ड वोट का मसला भी उठा था। पहले तो अल गोर ने फ्लोरिडा में हार मान ली, लेकिन बाद में उन्होंने जॉर्ज बुश के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जॉर्ज बुश के हक में सुनाया। अब तक के चुनावों में अमेरिका के टीवी नेटवर्क सभी वोट गिने जाने से पहले ही नतीजे घोषित करते रहे हैं। टीवी नेटवर्क एग्जिट पोल कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये कंपनियां दूर दूर के इलाकों और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पसंद का जायजा लेती हैं। बड़े बड़े टीवी नेटवर्क में सबसे पहले नतीजे घोषित करने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में हार के संकेत देखकर प्रत्याशी असली नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान लेता है, जैसा कि साल 2000 में हुआ था। लेकिन इस बार मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच है, और दोनों ही झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये भीड़ देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम हार रहे हैं। मैंने स्लीपी जो बाइडेन की रैली भी देखी है। उनके साथ सिर्फ 12 लोग खड़े थे, पूरी जगह खाली थी, भरने के लिए लोग भी नहीं थे। शुक्रिया। इस देश को उसकी रीढ़ वापस दिलानी है। आपको पता है कि इस देश को मिडिल क्लास ने बनाया है। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बनाया, मिडिल क्लास ने बनाया है। यूनियनों ने इस देश को बनाया है। अमेरिकी चुनाव में इस बार बहुत सारे मुद्दे हावी रहे। इनमें कोविड-19 महामारी, अमेरिका का आर्थिक विकास, चीन से टकराव, रूस से संबंध, वर्ल्ड ऑर्डर, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा, अश्वेतों से दुर्व्यवहार, व्हाइट रेसिज्म, ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने जैसे मुद्दे हावी रहे। अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां आमतौर पर विदेशी मामलों में एक जैसी राय रखती रही हैं, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी का झुकाव रूढ़िवाद की ओर बढ़ा है। वो खुलकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर लेफ्ट लीनिंग होने का इल्जाम लगाते रहे हैं, तो जो बाइडेन उन्हें सबसे कमजोर नेता बताकर ट्रंप का मखौल उड़ाते हैं।
Peace in the Middle East without... हमने मिडिल ईस्ट में बिना रेत पर खून बहाए शांति स्थापित की है। इसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ शांति बहाल हुई। पहले ही 3 देशों ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कर दिए हैं, बहरीन और सूडान ने भी दस्तखत कर दिए हैं, और हम कई देशों के साथ काम कर रहे हैं। कितने देश हैं? 10 से ज्यादा देश से ये समझौता किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर स्लीपी जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा। अगर स्लीपी जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो ये समझौता खत्म हो जाएगा। तब आप भूल जाइए इस समझौते को, वो सोते हुए जो बाइडेन। The sleepy one. Trump likes to portray himself as a tough guy. ट्रम्प खुद को बहुत मजबूत नेता बताते हैं, खुद को मैचोमैन कहते हैं। उनको साबित तो करना चाहिए कि वो मैचोमैन है। बेचारा मैचोमैन। दोस्तों, आपने पिछली बार कब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहते हुए सुना कि दुनिया उसकी बात पर ध्यान दे क्योंकि वो बहुत मजबूत नेता है? कभी ऐसा हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशन से बोले और दुनिया के नेता उसके सामने ही उसकी हंसी उड़ाएं? पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो के सम्मेलन में गया हो और दुनिया के दूसरे नेताओं से मिला हो, चांसलर्स, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिला हो, और उसके कमरे से बाहर जाने से पहले ही लोग उस पर हंसने लगे हों? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं? And can you believe we're a president who acts like Vladimir Putin's puppy? अब फैसला अमेरिकी जनता के हाथ में है। अगर इस बार चुनाव में अमेरिकी राज्य ट्रंप या बाइडेन में से अपनी पसंद या नापसंद क्लियर कट नहीं बताते तो फिर चुनाव के नतीजे आने में और भी देर हो सकती है। विवाद खड़ा हुआ और ये कोर्ट तक गया तो नतीजा आने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका में चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के लिए 2 महीने से ज्यादा का टाइम दिया गया है, जिससे कि चुनाव संबंधी सारे विवादों का निपटारा हो जाए। अमेरिका में नए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे, लेकिन वो ट्रंप होंगे या बाइडेन फिलहाल कहना मुश्किल है। तो अमेरिका में वोटिंग जारी है और थोड़ी देर बाद वहां काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर हमारी स्पेशल नॉन स्टॉप कवरेज भी जारी है। और इस चुनाव पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक एलीट पैनल सीधे अमेरिका से जुड़ रहा है। मैं उनका तारुफ, उनका परिचय, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। फॉरेन एक्सपर्ट और फिजिशियन भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं, डॉक्टर रवि गोडसे सीधे पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा देव कारलेकर साहब न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ मैं करवा दूं। नेशनल सेक्रेटरी साक के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी हैं वो। और साथ ही साथ हमारे साथ अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं शेखर तिवारी, जो अमेरिकन हिंदू कोलिशन के चेयरमैन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कारलेकर साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। इंडियन अमेरिकन सोसाइटी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो बाइडेन समर्थक नजर आती है, लेकिन इस इलेक्शन में ट्रंप को वोट करेंगे इस तरह की भी खबर आ रही है, तो ये क्यों ऐसे समझे हम इसको? आपका जो सवाल है वह अर्ध सत्य है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ओवरवेलमिंगली 2016 तक डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना समर्थन देती थी, लगभग 60 से 70%। इंडियन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पार्टी में शायद कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 4 साल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कमान संभाली है और भारत के प्रति जो उनका स्नेह, आपने हाउडी ह्यूस्टन देखा होगा या हाउडी मोदी देखा होगा ह्यूस्टन में, या फिर आपने नमस्ते ट्रंप देखा होगा भारत में, जहां पे 60,000 लोग अमेरिका में और 1,10,000 लोग भारत में, इन दो जो महानायक आप कह सकते हैं देशों के, इनको मिलने आए थे। तो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो कि अमेरिका है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो कि भारत है, इनका जो तालमेल पिछले 4-5 साल से जिस हिसाब से बढ़ा है, तो वो देखते हुए यह एक बड़ा रोमांचकारी और बड़ा महत्वपूर्ण एक किस्सा आप कह सकते हैं भारत के लिए। भारत को मोदी साहब विश्व गुरु, जगत गुरु बनाने की उनकी जो चाह है, जो ओढ़ है, उसमें अगर भारत को समर्थन किसका चाहिए तो वह भारत दुनिया का, और वो अमेरिका आज भारत के साथ जैसे जय गुरु की जोड़ी है, उस तरह खड़ी है। तो वह देखते हुए अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो इंडियन अमेरिकन या भारत मूल के यहाँ पे जो लोग बसे हैं,
और उन्होंने ये देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, भारत के लिए इतने बड़े बड़े उन्होंने निर्णय लिए हैं। उन्होंने एक सिंगल ट्रिप की भारत के लिए अभी इस साल जी। उन्होंने भारत के इंटरनल अफेयर्स में कुछ उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। ही रिकॉग्नाइज्ड भारत का जो डिसीजन है CAA या फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A। तो ये देखते हुए ओवरवेलमिंगली इंडियन अमेरिकन्स आर वोटिंग फॉर ट्रम्प एंड विल बी वोटिंग फॉर ट्रम्प, व्हिच मींस ट्रम्प साहब का री इलेक्शन यह मजबूत है। चलिए, आप काफी मजबूत मान रहे हैं उनके री इलेक्शन को। डॉक्टर रवि गोड से आपको मैं यहां चर्चा में लाना चाहूंगा। दो पहलू पर्सनैलिटी के दिख रहे हैं ट्रंप साहब की। एक तरफ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी हमने उनकी 2-3 बयान सुना है जिसमें वो कह रहे थे कि 4 स्टेट्स भी उन्होंने गिना दी कि यहां हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं इन 4 स्टेट्स को, और काफी जीत के प्रति आश्वस्त कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के ट्वीट्स भी उन्होंने किए जिसको बाद में ट्विटर ने हटा भी लिया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें धोखाधड़ी का शक है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की उन्होंने आलोचना की जिसमें पेंसिल्वेनिया में चुनाव के 3 दिन बाद पोस्टल बैलेट की गिनती की अनुमति दी है, जिसको लेकर उनको कड़ा एतराज है। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? जी, आ रहा है आपका आवाज। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया गलत है। ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में है ही नहीं। ये इलेक्शन है 2 तरह के लोगों में, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है और दूसरे लोग हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है। ये 2 लोगों के बीच में इलेक्शन है। बाइडेन साहब का तो कोई इसमें मायना है ही नहीं। 12-15 लोग जाते हैं उनके रैलीज को। वो काफी पॉपुलर रह चुके हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ ट्रंप सपोर्टर्स और ट्रंप अपोजर्स के बीच में है। उसके जो हम लोग अनडिसाइडेड वोटर्स बोलते हैं, उनमें यही मुद्दा है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको ट्रंप की इकोनॉमी बहुत अच्छी लगती है, 401k अच्छे लगते हैं, पैसा मिलना अच्छा लगता है, लेकिन उनको वैयक्तिक रूप से ट्रंप की पर्सनालिटी और ट्वीट्स अच्छे नहीं लगते। तो अभी सिर्फ ये देखना है कि वो लोग क्या सोचेंगे। वो लोग कहेंगे कि हमको ट्रंप की पर्सनालिटी को बर्दाश्त करके हम उसकी इकोनॉमी के लिए वोट करेंगे, ऐसा सोच के मेरे ख्याल से ये वोटिंग होने वाली है। और जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, देखो मैं बैठा हूँ पिट्सबर्ग में। मेरी आवाज अभी भी आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, आप बोलिए। हाँ, मैं बैठा हूँ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, और पेंसिल्वेनिया पर पूरा इलेक्शन निर्भर करता है। क्योंकि देखो 270 वोट्स आर नीडेड, इलेक्टोरल वोट्स जी। और 2016 में ट्रंप साहब को 303 वोट मिले थे। इसका मतलब 33 वोट्स ही कैन गिव अवे एंड स्टिल बी द प्रेसिडेंट। अगर उनको पेंसिल्वेनिया मिलता है तो ट्रंप साहब यूएस के प्रेसिडेंट वापस 4 साल हो गए। इट इज गारंटीड। पेंसिल्वेनिया इज गोइंग टू डिसाइड, इज रियली गोइंग टू बी कीस्टोन। अभी ट्रंप साहब का प्रॉब्लम क्या है मैं बोलता हूँ, वो मेल इन वोटिंग के बारे में। ऐसा देखो, यूएस का डेमोक्रेसी का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि इतनी कोई लड़ाई होने की संभावना कम है। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, सब वोट्स काउंट करो, बराबर है। ट्रंप साहब का कहना है कि जो इलेक्शन दिन तक वो सब बैलेट हाथ में आने चाहिए। शायद उनको गिनने में 1 या 2 दिन लगे। ऐसा ना हो कि वो कह रहे अभी पोस्टमार्क भी नहीं देखेंगे, तो शायद डेमोक्रेट्स लोग 5,000 वोटों से हार रहे हैं, यू नो, और नवंबर 4 या नवंबर 5 को विदाउट पोस्टमार्क 6,000 वोट कहां से आ गए, तो फिर मसला हो गया ना, फिर प्रॉब्लम हो गया। फिर आज ही वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अभी सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, रिपब्लिकन लीनिंग 6-3 या 5-4, तो वो इसको खारिज करेंगे और कहेंगे कि वो पोस्टमार्क जो है वोट पे वो नवंबर 3 तक होना चाहिए। लेकिन देखो, अगर ट्रंप बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, अगर वो विस्कॉन्सिन और मिशिगन जीत गए ऑलरेडी, तो फिर पेंसिल्वेनिया तक आएगा ही नहीं। सब वो जो बाइडेन साहब भी अच्छे हैं, वो भी कंसीडर कर देंगे। और दूसरी चीज क्विकली कहूंगा कि ये सब बोर्डिंग वगैरह चालू है ना, मतलब वो फेंस लगाया है, वो व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरह पे दंगा हो सकता है, राइट विंग या लेफ्ट विंग। राइट विंग का दंगा इस तरह का नहीं होता, लेफ्ट विंग का जो एंटीफा वगैरह होता है, तो अगर वो बोर्डिंग कर रहा है, मार्केट अच्छा जा रहा है, न्यूयॉर्क में बोर्डिंग कर रहे हैं,
तो उसका मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेट्स हार रहे हैं, इसलिए बोर्डिंग वगैरह का तैयारी हो रहा है। मेरा खुद का अनुमान ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो उन्होंने 2016 में सारे स्टेट जीते थे, वो सारे स्टेट्स एक्सेप्ट एरिजोना जीत के वो वापस 4 साल के लिए प्रेसिडेंट हो जाएंगे और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए सर, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रहे हैं और जाहिर बात है आप वहाँ रह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं और काफ़ी अच्छे से अमेरिका को समझा आपने, तो आप जो कह रहे हैं काफ़ी विश्वास के साथ कह रहे हैं। शेखर तिवारी जी, आप उस जगह पर हैं जहाँ से दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स ऑपरेट करता है, तो ग्राउंड रियलिटी आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझा सकता। ज़रा आप समझाइए, इस बार का चुनाव अमेरिका में किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? कोरोना कितना बड़ा फैक्टर है? जो इंडियन अमेरिकन हैं वो क्या सोचकर इस बार वोट दे रहे हैं, उनके जहन में क्या है जब वो वोट देने जा रहे हैं? और जो नस्लीय हिंसा, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत जिस सर्कमस्टेंसेस में हुई उसके बाद जो उभर कर आई, वो कितना बड़ा फैक्टर है? ब्लैक्स, माइनॉरिटीज, वो जब वोट देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रंप से उन्हें इस मुद्दे पर नाराजगी है बेहद ज्यादा। तो किन किन फैक्टर्स पे लड़ा जा रहा है चुनाव? लगता है कि आप CNN बहुत देखते हैं, नहीं? देखिए, यहाँ की मीडिया जो है जी पूरी तरह से डिवाइडेड है पॉलिटिकल पार्टी पर, और CNN जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का कम्युनिकेशन विंग है और वो वैसी बातें कहता है जो उसको कहने की इच्छा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से 15 साल पहले CNN न्यूज नेटवर्क था, आज वो पूरी तरह से व्यूज नेटवर्क, और वो भारत में वही सुनाई पड़ता। CNN, IBN जो है वो CNN से लेता, इसीलिए बहुत सी गलतफहमियां पैदा होती है। मैं पहली गलतफहमी आपको दूर कर दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में 5 मिलियन हिंदूज हैं, जिसमें 3.5 मिलियन इंडियन हिंदूज हैं, जिनको आप कहते होंगे इंडियन अमेरिकन जी। 1.5 मिलियन में 1 मिलियन हिंदूज हैं जो भारत के बाहर के हैं, और 0.5 जो हैं उनको हम कह सकते हैं वाइट हिंदूज, जो यहाँ के लोग 80s में जब वो योगा ये सब सीखे, उनके बच्चे हैं। तो करीब करीब 500,000 हिंदू जो है जिसका भारत से कोई संबंध नहीं। वो 1 मिलियन जो हिंदू हैं उनके एंसेस्टर्स भारत से आए हैं। सिर्फ 3.5 मिलियन लोग हैं जिनको आप इंडियन अमेरिकन कहते हैं, वो उनका संबंध भारत से है। इसीलिए भारत इशू है और नहीं भी है। इस देश का जो चुनाव हो रहा है वो लोग बार बार कहते हैं वो ट्रंप और बाइडेन का चुनाव है, एकदम स्टिक है। ये दोनों सिंबलाइज करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को। ट्रंप सिंबलाइज करते हैं रिपब्लिकन पार्टी को और बाइडेन सिंबलाइज करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को जी। दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी पर्सनालिटी ओरिएंटेड नहीं है, तो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड है। जब सरकार आपको बड़ी चाहिए तो सरकार सब कुछ करे, जैसा भारत में सड़क बनाती है, रेलवे चलाती है, सब कुछ करती है ना जी। तो उसको डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। जब सरकार का रोल बहुत बड़ा हो तो डेमोक्रेट, सरकार का रोल छोटा हो और इंडिविजुअल का रोल बहुत बड़ा हो तो उसको रिपब्लिकन पार्टी कहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी अब्राहम लिंकन का शुरू किया हुआ है और उसका ये मानना था कि इंडिविजुअल को, आदमी को अगर छूट दी जाए पूरी तरह से, सरकार उसको बांधे नहीं, तो आदमी मिरेकल कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, उसी से निकला है, इंडिविजुअल को फ्री कर दिया। देखिए, यहाँ जितने लोग आए हैं अफ्रीका को छोड़ के, वो यूरोप से आए हैं जिनको वहां पर पनिशमेंट दिया गया जी, और उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप हैंग नहीं होना चाहते हैं अपने क्राइम के लिए तो अमेरिका चले जाइए। बहुत से ब्रिटिश लोगों ने हैंग होना ही स्वीकार किया कि वो बढ़िया, मेरा परिवार देखेगा कि मैं मर रहा हूँ, कहाँ वो समुद्र में जाए और वहीं मर जाए। इसलिए अमेरिकन इलेक्शन जो है, इट इज अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजी।
आगे देखिए, कोरोना ने अभी क्या किया है जी, इस सभी चीजों को ढक दिया और ढक रहा था, और बाइडेन की पूरी ताकत इसी में लगी हुई है, ये कहने में कि कोरोना से जॉब लॉस हुआ है, लोग दुखी हुए हैं, वो कोरोना के सहारे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने रिकॉर्ड के सहारे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनको बता रहे हैं कि 50 वर्षों में अमेरिकन इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितना कोरोना के पहले उन्होंने किया। वो बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स अपॉलॉजिस्ट था। ईरान में उन्होंने $1.6 बिलियन उन्होंने नोटों में दिया, और ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स का सब कोई फायदा उठा रहा था, भारत भी लेता। भारत भी $5 बिलियन का जो ट्रेड है, जो करीब करीब 30 साल पहले अमेरिका ने दी थी, आज उसी पर लटका हुआ। तो दुनिया के सभी देश यूनाइटेड स्टेट्स का फायदा उठाते थे। ट्रंप ने क्या किया? देखिए, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हमारे भी लोग हैं, आपके भी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे का फायदा नहीं उठाएं और हम लोग एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करें। जैसे नाटो में 2% रेवेन्यू का देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 80% नाटो का खर्चा यूनाइटेड स्टेट्स वहन करता था। जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश अपना 2% नहीं देता था। तो जहां देखिए, जापान देखिए, कोरिया देखिए, सबका डिफेंस का खर्चा यही देश करता है। अमेरिका का डिफेंस का खर्चा है $715 बिलियन, इंडिया का है $80 बिलियन, उसमें से 50 बिलियन चला जाता है ये देने के लिए, पेंशन देने के लिए, बाकी 5 या 7 बिलियन बढ़ता है इसके लिए। तो बहुत दिनों से इस दुनिया के सारे देश यूनाइटेड स्टेट्स का फायदा उठाते थे। उनकी इकोनॉमी इसके बल पे चलती थी, उनकी सुरक्षा इनके बल पे होती है। ट्रंप पहला आदमी आया जिसने कहा कि अब आप हमारा एडवांटेज नहीं ले सकते। यहाँ मिड वेस्ट, जहाँ से ट्रंप का बेस है, वहाँ सब लोगों की नौकरी खत्म हो गई क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री चले गई। सर, मैं आपके पास लौटता हूं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स में साफ है कि कौन किसके समर्थक है, यानी कौन रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है, और कौन जो बाइडेन के समर्थक है, यानी डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन असल में मसला जो फंसता है वो फंसता है स्विंग स्टेट्स में, यानी वो स्टेट्स, वो राज्य जो किसी भी पार्टी के पाले में जा सकते हैं। यानी अगर अभी रिपब्लिकन में है तो कहीं वो डेमोक्रेट में जा सकते हैं, और कहीं वो डेमोक्रेट में है तो वो रिपब्लिक में आ सकते हैं, रिपब्लिकन में आ सकते हैं। यानी इस बार अमेरिका में मुख्य रूप से 8 ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त आप मैप में देख रहे हैं, वो हम आपको एक एक करके बता दें। सबसे पहले आप देखिए विस्कॉन्सिन की अगर हम बात करें तो यहां पे 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकता है स्विंग स्टेट के हिसाब से। और अगर उसके बाद हम बात करें मिशिगन की तो यहां पर 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके अलावा अगर हम ओहियो की बात करें तो वहां पर 18 इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके अलावा पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां पर 538 का कुल टोटल जो है वो आंकड़ा है। तो यहां पर अगर देखें पेंसिल्वेनिया में तो 20 हैं, नॉर्थ कैरोलिना में देखें तो 15 हैं, वहीं अगर हम देखें जॉर्जिया में तो यहां 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। और फ्लोरिडा की बात करें जहां वोट डाला है, इस बार अपना मत का प्रयोग किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो वहां पर 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये है। और उसके अलावा हम देखें तो एरिजोना में देखें तो वहां पर 11 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, वोट्स हैं। तो ये आप देखिए कि ये स्विंग स्टेट्स जो हैं इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी ये एक तरह से काफी इस अमेरिका में जो इस बार वोटिंग हो रही है प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो अमेरिका में 3 तरह के स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट, उसके अलावा डेमोक्रेटिक स्टेट और स्विंग स्टेट। और स्विंग जो वोट्स हैं वो काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। रिपब्लिकन स्टेट, उसके अलावा डेमोक्रेटिक स्टेट की हम बात करें, जो राज्य अक्सर डेमोक्रेटिक पार्टी ही जीतती है। लेकिन स्विंग स्टेट जो सबसे अहम हो सकते हैं इस बार के चुनाव में, जहां कभी रिपब्लिकन तो कभी कभी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट चला जाता है, यानी ये पाला बदलते रहते हैं। तो ये
अब इसका मतलब क्या होता है ये जरा हम आपको एक बार समझा दें। यानी रिपब्लिकन स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और स्विंग स्टेट, तो स्विंग स्टेट ही अमेरिका के चुनाव में हार जीत तय करते हैं। यानी हमने आपको जैसा कि समझाया कि ये पाला बदल लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर सबसे ज्यादा प्रचार भी करती हैं पार्टीज। मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा, ये जो हैं ये स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट ही अमेरिका के चुनाव में हार जीत तय करती हैं, यानी ये स्विंग स्टेट्स बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से ये चुनाव, किस स्टेट में कितने इलेक्टर्स हैं वो आप देख लीजिए। कैलिफोर्निया की अगर बात करें तो 55 है। उसके अलावा टेक्सास की बात करें तो यहां पर 38 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेट्स हैं उस लिहाज से। फ्लोरिडा 29 यहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं। उसके अलावा न्यूयॉर्क की बात करें, वहां पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण शहर 29 हैं। उसके अलावा पेंसिल्वेनिया ये भी 20 हैं, ये भी काफी निर्णायक स्टेट है अगर माना जाए। उसके अलावा ओहायो की बात करें तो यहां पर 18 हैं। तो जिस तरह भारत के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी हार्टलैंड के राज्यों की अहम भूमिका होती है, उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ खास राज्यों की अहम भूमिका होती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं। वहीं अगर टेक्सास की हम बात करें तो यहां पर 38 इलेक्टर्स हैं। ये देख रहे हैं आप, कैलिफोर्निया को हम आपको दिखा रहे हैं 55। उसके अलावा टेक्सास की बात करें तो यहां पर 38 इलेक्टर्स हैं। और फिर फ्लोरिडा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ 29 इलेक्टर्स हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी स्टेट, यहाँ पर 29 है। और पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 इलेक्टर्स हैं। साल 2000 में फ्लोरिडा की वजह से राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे फंस गए थे। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश बेहद ही मामूली अंतर से जीते थे। उनके प्रतिद्वंद्वी जो थे अल गोर से, उन्हें सिर्फ 327 वोट ज्यादा मिले थे। इलेक्टोरल कॉलेज ने बुश को विजेता चुना था, लेकिन इस पर जब विवाद बढ़ा तो बुश के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुश को विनर घोषित किया। इस बार एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर उनकी हार हुई तो वो इसे कोर्ट में लेकर जरूर जाएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी दोनों ही पक्षों ने, अगर हम बात करें तो लॉयर्स भी जो हैं वो एक तरह से हायर किए गए हैं, यानी दोनों ही पक्षों ने यह साफ कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगले 4 साल काफी अहम होने वाले हैं। We just got back. We had some incredible rallies and incredible times and हमारी रैलियां शानदार रहीं। हम फ्लोरिडा, एरिजोना, टेक्सास में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की रात हमारे लिए यादगार होने जा रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले 4 साल काफी अच्छे होने जा रहे हैं। And I think we're going to have a great night. We're going to have a great night, and we're going to have, much more importantly, we're going to have a great 4 years. हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देव कार्लेकर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ट्रंप क्यों बेहतर कैंडिडेट आप मानते हैं? हालांकि हमने देखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात करें, ओबामा से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे जो बाद में ट्रंप से भी हुए। तो कितना फर्क पड़ेगा अगर ट्रंप दोबारा से आते हैं या फिर अगर बाइडेन आ जाते हैं, तो क्या नुकसान भारत को हो सकता है? बहुत उम्दा प्रश्न आपने पूछा पंकज जी। ट्रंप जीतना, अगर आप देखें जो पूरी दुनिया की जो शांतता है, अगर उन्होंने अभी रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड जो इजराइल और यूएई और इजराइल के बीच में, बहरीन के बीच में जो एक संधि उन्होंने की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन हुआ है, वह हुई बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया के साथ में उन्होंने जो हिस्टोरिक कदम उठाया, वहां पे जाके किम जोंग उन के साथ में उन्होंने एक संधि साइन की टू ब्रिंग द पीस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, वह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। अगर आप देखिए जो भारतीय महासागर है, इंडियन ओशियन या फिर साउथ चाइना, वहां पे अगर कोई चाइना को अगर कोई डिटरेंस ला सकता है, चाइना को अगर नाक में दम कर सकता है, आज दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, वो है अमेरिका। तो जो डिएगो गार्सिया जो उनका द्वीप में यूएस का जो बेस है, वहां से वो नजर रखे है। अगर आप देखिए अब तक 1962 से अब तक चाइना वाज अ कॉन्करर, भारत में आके भारत की भूमि छीन लेता था। यह पहली बार हुआ है कि जहां पे भारत ने पलटवार करके उनकी छीनी हुई भूमि से एक छोटी सी भूमि वापस कर ली है। और इसके पीछे अगर भारत का किसने समर्थन किया है तो वह है अमेरिका। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार भी भारत में आके उन्होंने भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। इसका मतलब अगर
वह सिनेरियो कल को चाइना ने फिर से एक बार कुछ उन्होंने अगर युद्ध की परिस्थिति निर्माण की, तो अमेरिका का समर्थन भारत के साथ होगा। नॉट ओनली अमेरिका, मोदी साहब हैव इंश्योर्ड अमेरिका के साथ में रूस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान, दुनिया की सारी महाशक्तियां उनके साथ होंगी। इसीलिए चाइना पे जो अंकुश लगा है, वह लगने के पीछे भारत के ऊपर अगर किसका हाथ है, तो वो बहुत बड़ा उसका हाथ ट्रंप साहब के पास जाता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारे आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो जो टैक्सेस हुआ करते थे 34% से 36%, वो भी 28% पे लेके आए। अगर आप देखिएगा, रेगुलेशंस उन्होंने कम किए। फॉरेन पॉलिसी, जिसे आप पूरे जगत में शांतता लाने का एक महत्वपूर्ण काम ट्रंप साहब ने किया। इनलीगली चलिए मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर रवि गोड से, आपको मैं यहां चर्चा में लाना चाहूंगा। सर मैं आता हूं आपके पास, डॉक्टर रवि गोड से आपसे, मैं चूंकि आप फिजिशियन भी हैं, कोरोना कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से मास्क नहीं लगाया और उसका काफी मजाक भी जो बाइडेन ने उड़ाया और काफी सीरियसली भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना को बहुत गलत तरीके से उन्होंने हैंडल किया है और जो वैक्सीन आ गया है वो झूठे दावे वो नहीं करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो देखो, सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। अगर कोविड नहीं होता तो इलेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रम्प साहब लैंडस्लाइड से जीत जाते थे, 538 वोट जीते थे। कोविड नहीं, ये डेमोक्रेटिक वो कहते हैं बाइडेन की रनिंग में कमला हैरिस नहीं है, कोविड है। बाइडेन और कोविड, सिर्फ कोविड 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 करते रहते हैं। और देखो, डेमोक्रेट्स भी अच्छे लोग हैं। मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ, मैंने ट्रम्प साहब को वोट दिया है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ। तो दोनों साइड में है। मैं क्या कह रहा हूँ कि डेमोक्रेट से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया होता जो ट्रम्प साहब ने किया नहीं। ट्रम्प साहब ने चाइना का ट्रैवल बंद कर दिया जनवरी 30 को। उन्होंने वैक्सीन जल्दी ला लिए। अगर हम लोग सॉलिडारिटी ट्रायल में जाते थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वैक्सीन आने को 2 साल लगते थे। देखो, जो RBCG वैक्सीन है उसके ऊपर 21 साल काम चल रहा है, हाथ में अभी तक कुछ आया नहीं। ट्रम्प साहब ने जो पैसा दे दिया ये वैक्सीन वालों को, कि बोला आप पैसा ले लो। जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उनको उन्होंने 12,000 करोड़ रुपया दे दिया, ले लो। मॉडर्ना को दे दिया 8,000 करोड़, फाइजर को दे दिया। मेरे ख्याल से फाइजर और मॉडर्ना का डेटा हाथ में आ चुका है। अभी वैक्सीन का ऐलान आज भी हो सकता था और वो वैक्सीन के डोसेस आते थे, लेकिन अगर वो डोसेस आते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स के लिए ला दिया। और अच्छा हुआ नहीं आया, क्योंकि देखो वैक्सीन आती थी तो किसी ने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना देती थी, मेरे दोस्त ने ले ली और वो मर गया, और फिर सब वैक्सीन पे मीडिया पे ठप्पा लाती थी। अभी मेरे ख्याल से कल इलेक्शन होने के बाद मॉडर्ना और फाइजर दोनों के वैक्सीन के डिक्लेयर करेंगे। वो फेज 3 में बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके डोसेस बने हैं, रोल आउट चालू होगा। कल या परसों से ही चालू हो सकता है और 2 हफ्ते में अमेरिका में हो जाएगा। अमेरिका का पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ है, लेकिन 110 करोड़ डोसेस हमारी सरकार ऑलरेडी खरीद चुका है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के, फाइजर के और मॉडर्ना के। तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट से इतना ही कहते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं कि हम अलग करते, तो आप क्या करते हैं अलग? कि वो कह रहे हैं हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से ये पागलपंती है। आप टाइटैनिक पे बैठे हो और आइसबर्ग ने आपको धक्का मारा है, आप कितना देर तक आइसबर्ग को नापते रहोगे? अभी भैया चलो लाइफ बोट में निकल जाओ वहां से। लाइफ आइसबर्ग को मेजर करके क्या होगा? और दूसरा वो क्या करेंगे? टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन इज अ फैलेसी. It has already spread in the community. It is not possible, especially for India, not for US. अभी एक ही काम करना है, जिनको कोरोना हुआ है उनको बरामद करना है। जैसे ट्रम्प साहब को रेजनरॉन मिला और क्रिस क्रिस्टी को इलाई लिली का एंटीबॉडी मिला, उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दो, कल तो पैंडेमिक खत्म कर दो, महामारी खत्म हो जाएगी 3 दिन में। जी शेखर साहब, हमने कोरोना की बात कर ली, अब मैं जरा यूथ पे आता हूं। यूथ के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रहता है एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। अगर हम अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये कितनी बड़ी नाराजगी यूथ में हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मैं बहुत सारे अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं अमेरिका में, उनका कहना है कि टैक्सेस में काफी कमी करी ट्रंप की रेजीम के दौरान, तो वो इसलिए काफी खुश भी हैं।
देखिए, कोरोना की बात तो सभी ने कर ली, तो उसको रखें ना। ये सोचना जरूरी है कि ट्रंप राष्ट्रपति हो या बाइडेन राष्ट्रपति हो, उसमें भारत के साथ संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, बाइडेन भी एंटी चाइना है, अगर ध्यान से उनको सुनिए, और वो प्रो इंडिया है। सच पूछिए, अभी तक बाइडेन का संबंध जो हिंदुस्तान के साथ रहा है, एक हिंदुस्तानी लड़की को उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट चुना है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि बाइडेन के राष्ट्रपति होने से भारत के साथ संबंधों में कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, दूसरी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो चाइना। भारत को अगर कहीं से दिक्कत होगी तो चाइना से होगी, और पाकिस्तान अब चाइना का एक प्रोविंस हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान को अलग देश देख के नहीं देना चाहिए। अगर वो कोई खतरा पैदा करे चाइना भारत के साथ, तो अब एक नई चीज बनी है, इंडो पैसिफिक फोरम। उसमें इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान। ये चारों एशियन नेटो की तरह बनेंगे और वो चाइना से डील करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई राष्ट्रपति हो, भारत के साथ संबंधों में कोई फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी शक्ति भारत की जो है वो भारत सरकार नहीं है। यहाँ रहने वाले ये 5 बिलियन लोग जो हैं, उनका स्थान इस देश में काफी बड़ा हो गया है, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, एवरी टाइम। सो अब जो भी गड़बड़ी होगी, जैसे इजराइल की रक्षा इजराइल गवर्नमेंट नहीं करती है, जूइश अमेरिकन करते हैं, उसी तरह भारत की रक्षा हिंदू अमेरिकन करेंगे, इंडियन अमेरिकन, जो भी शब्द आपको पसंद हो। इसलिए जिस ढंग से भी सोचना चाहें, भारत को कोई खतरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई वायलेंस होने वाला है। लोग अपने दिमाग में वायलेंस पैदा करते हैं, जरूर देर लगेगा रिजल्ट आने में, वो तो आप बता चुके हैं, 1 महीना लग गया जॉर्ज बुश वाले चुनाव में, तो देर लगेगा। ऐसे भी देखिए, जिस रात को मीडिया अनाउंस करती है रिजल्ट, उस रात को काउंटिंग पूरी नहीं होती है। हमेशा 10% 15% काउंटिंग होती है, और वो कह देते हैं कौन जीता। काउंटिंग होने में और सर्टिफाई होने में बहुत समय लगता है। इस बार कोई उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। मुझे नहीं लगता है कि भारत में बैठे किसी आदमी को चिंता करने की जरूरत है। भारत और अमेरिका के संबंध में बाइडेन उतने ही प्रो इंडियन है जितना डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए, बड़ी राहत वाली बात आपने बताई कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। शेखर जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देव, मैं अगर आपको लाना चाहूं, अगर मैं चूंकि इंडो अमेरिकन जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनके बारे में बात मैं कर रहा हूं, तो यूथ की अगर हम बात करें, पहले एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अमेरिका में होती थी जो कम हुई है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है उसको लेकर। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो टैक्स में काफी राहत दी है, तो ये कहीं ना कहीं फेवर में जाता है ट्रंप साहब के। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा फिर से एक बार। एज पर बाइडेन टैक्स प्लान, द मिनिमम टैक्स विच विल बी अप्लाइड वो 42% से 72% डिपेंडिंग अपॉन आपकी टैक्स विद होल्डिंग। अभी आप देखिएगा इनहेरिटेंस टैक्स 11 मिलियन तक आप इनकम अपने बच्चों को दे सकते हो। एज अ फादर 11 मिलियन, एज अ मदर। बाइडेन साहब वो 1.5 मिलियन की वो तक नीचे लेके आएंगे, यानी 11 मिलियन से 1.5 मिलियन कम होगा। अभी देखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स इज अबाउट 28%, वो बाइडेन साहब 42% से 72% लेके जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रेवेन्यू। तो ट्रंप साहब जो कोविड-19 या फिर जो चाइनीज वायरस का जो पेंडेमिक है जी, यह चाइना की महामारी है। उन्होंने पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद करने के लिए पर्पसली पूरी दुनिया, भारत से लेके अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप को तहस नहस कर लिया, अमेरिका को तहस नहस करने की उन्होंने चेष्टा की है। अगर किसमें अगर गुर्दा है चाइना को उनके मुंह पे कहने के लिए कि ये चाइनीज वायरस है, वह सिर्फ ट्रंप साहब के पास है। He is not a serial politician who will। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, देव आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त जो बाइडेन कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। हाँ जी। Well, I think they're better now. I know they're better now. And you see things happening here that are changing the way in which people interact. There's a lot more. I got involved running for the county council because I thought it was unfair that there was redlining in the county. People weren't able to move. That's changed a lot. And so the whole
happening is that there's people who are in a position that they're getting engaged now, and it's mainly, like I said, you know, when you have guys like Reverend Herring, we used to go to mass and then go down to Sydney's church, and we talk about plan about what we're going to do. We said we're going to movie theater, we're going to march for something. And by the way, I'm not making myself out to be something special. It's just a lot of folks my age got engaged, and that's how I got engaged. Mr. Vice President, how are you feeling about... Well, I mean, a whole lot. Hopefully, you know, with age comes a little bit of wisdom. What I know is it hadn't changed is my absolute belief in the American people. You give them an even shot, they can do anything. And they really can. How do you feel? And it's not clear that he won. What's your plan for that? If via tweet or otherwise, we know, based on our reporting at Axios, that that's what he plans to do. If via tweet or otherwise, we know, based on our reporting at Axios, that that's what he plans to do. Well, look, like I said, you heard me use the line today several times. Presidents can't determine what votes counted or not counted. Because the votes. Do you feel responsibility for response No, I don't. I mean, look, it depends on what he says and how he says it, but, you know, I don't feel responsibility on it. By the way, as you've seen some of the articles written, I mean, this talk about there being disruptions and things like that, I mean, it's embarrassing Republicans. Republicans are walking away from it. I mean, but look, like I said, I'm superstitious about predicting what an outcome will happen. That's sort of who I am. I have always run. But hopeful. How are you feeling about it? Thank you guys. How are you feeling about the early returns? What are you hearing from them? Well, what I'm hearing is that there's overwhelming turnout. And overwhelming turnout, particularly of young people, of women, and there's an overwhelming turnout among African Americans, for example, in Georgia and Florida, over the age of 65. So, I mean, the things that are happening bode well for the base that has been supporting it. But we'll see. We'll see. Thank you guys. Thank you guys. Let's go, you guys. Come on, you guys. I'm positive that you are on the path to winning. Well, you know, I don't know. We don't know how this is. For example, if Florida came in by 1, it's over. Done. If Florida doesn't come in, and you know what happens is the early votes occur, and some other states are going to do well when they reestablish that blue wall. I feel good about that. We'll see that. It's just so uncertain. Look, you can't think of an election in recent past where. तो विल्मिंगटन में इस वक्त जो बाइडन मौजूद हैं और प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है डेमोक्रेट्स की और काफ़ी आशान्वित नज़र आ रहे हैं और 78 साल की उम्र में ज़बरदस्त उत्साह उनमें देखने को मिलता है। भाग भाग कर वो जब पब्लिक एड्रेस करते हैं तो भाग भाग कर आते हैं और ये पर्सनैलिटी का उनका पहलू है जो हमें देखने को मिला। डॉक्टर गोडसे, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि कोरोना का जिक्र, आप फिजिशियन है इसलिए आपसे करना बार बार बनता है। हम जो बाइडन को देखते हैं जहां भी वो जाते हैं वो मास्क उनके चेहरे से नहीं हटता। अभी भी जो बाइट दे रहे थे हमें सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी उसमें, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया हर जगह वो मास्क पहन के गए। उसके ठीक उलट हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा, उन्होंने मास्क को उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया और यही सबसे बड़ा मुद्दा जो बाइडन ने इस बार के चुनावों में बनाया प्रेसिडेंट इलेक्शन में। डॉक्टर गुड से मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं जा रही। देव कालकर, अगर आपने सुना, अभी हमने कोशिश की कि जो बात कह रहे हैं जो बाइडन वो पब्लिक तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने चूंकि मास्क पहना हुआ था। कोरोना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है जो बाइडन ने इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उन्होंने बताया कि झूठे दावे किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैक्सीन को लेकर और मास्क उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका भी बार बार अपनी रैलीज में उन्होंने ये एड्रेस किया है। देखो, कोरोना की महामारी इज फॉर बाइडन साहब डूबते हुए को तिनके का सहारा। यह जो महामारी है, चाइना ने पर्पसफुली अमेरिका के ऊपर
और पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लिक्ट की है। अगर आप देखें Q1 में अमेरिका हैड द बेस्ट Q1। ब्लैक अनएम्प्लॉयमेंट वाज लेस टू द लोएस्ट, हिस्पैनिक अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट द लोएस्ट, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट द लोएस्ट, इंडियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट वाज द लोएस्ट, आवर स्टॉक मार्केट्स वर एट द पीक। तो इतने फलता फूलता देश, जैसे बाकी के मेरे जो दूसरे वक्ते उन्होंने भी कहा कि इट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, और तभी जाके चाइना ने कोविड-19 की महामारी अमेरिका के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ दी। क्यों ट्रम्प साहब ने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, 26% ऑफ द टोटल डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द यूएसए, 26 यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है आपी, इंडियन अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन, डॉक्टर्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको आपी कहते हैं। तो 26%, 4.25 लाख में से 1,06,000 जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स है, भारत मूल के हैं। ट्रम्प साहब ओपनली कमेंटेड एंड प्रेज्ड दिस कम्युनिटी फॉर 24/7, जिस हिसाब से फ्रंटलाइन वर्कर है, डॉक्टरों ने अपनी जान दी है। कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, उनकी जान गई, दे वर मेडिकल डॉक्टर्स टुवर्ड्स दिस कोविड-19। तो सबसे पहली बार हम भारत मुल्क के लोगों को अगर इज्जत दी है जी, अगर किसने अच्छा बोला है तो वो ट्रम्प साहब है। रोमांच आते हैं जब देखते हैं द बॉडी लैंग्वेज बिटवीन ट्रम्प साहब और मोदी साहब। अगर भारत को जगत गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो भारत का जो साथ वो अमेरिका को देना जरूरी है। चलिए देव कालेकर साहब, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेखर जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रवि, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। आपको बता दें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है और ट्रंप और बाइडेन के बीच जबरदस्त टक्कर है। लगातार ये कवरेज हमारी जारी रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।